सोलो लेवलिंग की थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो स्टैचू जिन्बू के ऊपर अटैक करता है वैसे ही सारी ब्लू फ्लेम बंद हो जाती है और ब्लू फ्लेम के बुझते ही जितने भी सारे स्टैचू होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। फिर एक अलार्म बजने की आवाज आती है। उसके साथ ही जिन्बू के सामने एक नोटिफिकेशन ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने सीक्रेट मिशंस के सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे कर लिया है। फिर जिन्बू अपने आप से कहता है कि आखिर मैंने कौन सा सीक्रेट मिशन पूरा कर लिया है। फिर विंडो में से आवाज आती है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी कीजिए, और अगर तुम मना करते हो तो तुम्हारी जो हार्ट है वो 0.02 सेकंड में रुक जाएगी और तुम मर जाओगे। तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो? फिर जिन्बू मन में सोचता है कि अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मैं शायद यहाँ पे नहीं मरूंगा। जिन्बू सोचता है कि हाँ ये वही चांस है और मुझे ये चांस लेना होगा। इसके बाद वो हाँ बोल देता है। फिर एक बहुत तेजी से रोशनी निकलती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जिन्बू एक हॉस्पिटल के बेड पे उठता है और वो चौंक के उठने के बाद अपने हाथ और पैर देखता है जो कि बिल्कुल सही हालत में है। ये सब देखने के बाद जिन्बू को भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। जिन्बू को ये सारी चीजें सपना लग रही थी, लेकिन तभी उस रूम में दो आदमी आते हैं। इनमें से एक आदमी का नाम है इनुकाय। इनुकाय जिन्बू को बताता है कि वो एक मैनेजर है हंटर एसोसिएशन मॉनिटर डिवीजन का, और जो दूसरा आदमी है उसका नाम है शुन। इनुकाय और शुन बताते हैं कि जिन्बू 3 दिनों से बेहोश था। ये सुनने के बाद जिन्बू थोड़ा सरप्राइज होता है और वो मिस्टर सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है। इनुकाय बताता है कि वो दोनों भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया है और हो सकता है कि वो अब रिटायर हो जाए, और जूही की मानसिक हालत भी बहुत खराब है, इसीलिए उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही है और हो सकता है कि शायद वो हंटर का काम छोड़ दे। और इनुकाय ये भी बताता है कि उस टेम्पल से सिर्फ 6 लोग ही वापस आए थे। हंटर्स की जान तो हमेशा खतरे में रहती है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत रेयरली देखी जाती हैं। अब जैसे ही इस इंसिडेंट के बारे में इनुकाय को पता लगा था वो वैसे ही व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ वहाँ पे जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही बस उन्हें जिन्बू ही दिखता है। वो ये भी कहता है कि ना ही उनको वहाँ पे कोई टेम्पल मिला ना ही कोई स्टैचूज। तो जिन्बू कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो इनुकाय कहता है कि अगर उन्हें वहाँ पर कोई भी डेड बॉडीज नहीं मिलती तो वो इस बात को झूठ मान सकता था। ये बोलते ही वो खड़ा होता है और जिन्बू से एक सवाल पूछता है कि जिन्बू क्या तुमने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस करी है? इनुकाय की ये बात सुनकर जिन्बू को कुछ समझ नहीं आता। जिन्बू सोचता है कि हंटर्स की एबिलिटी कभी भी उनकी लाइफ में चेंज नहीं होती है, लेकिन तब भी यहाँ पर कुछ ऐसे हंटर्स होते हैं जो सेकेंड अवेकनिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ऐसा करके वो एस रैंक या ए रैंक के हंटर्स भी बन सकते हैं। इसके बाद इनुकाय जिन्बू के सामने एक मैजिक पावर डिटेक्टर लाके रख देता है और जिन्बू को उस पर हाथ रखने के लिए कहता है। इनुकाय को लग रहा है कि जिन्बू की सेकेंड अवेकनिंग हुई है इसलिए वो जिंदा बच पाया, लेकिन जिन्बू जैसे ही उस मैजिक पावर डिटेक्टर पे हाथ रखता है उसका स्कोर आता है 10। जिन्बू यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होकर इनुकाय से पूछता है कि अगर उसकी सेकेंड अवेकनिंग हुई है तो उसकी अब रैंक क्या है। अब क्योंकि यहाँ पर जिन्बू का स्कोर बहुत कम है तो इनुकाय उसे कुछ भी नहीं बताता और उससे माफी मांगकर बाहर चले जाता है। बाहर जाकर शुन इनुकाय से बात करता है कि एक ई रैंक के हंटर का भी स्कोर 70 रहता है। ये लड़का एक ऑर्डिनरी इंसान है। कमरे के अंदर बैठा जिन्बू ये सोच रहा है आखिर ये लोग यहाँ पर क्या करने आए थे, इन लोगों ने फालतू में ही मुझे एक्साइटेड कर दिया। तब भी जिन्बू को वहाँ पर वही स्क्रीन दिखाई दे रही है। तब जिन्बू ये सोचता है कि क्या उन लोगों को ये स्क्रीन दिखाई नहीं दी, लेकिन इसी के साथ साथ जिन्बू को डंजन वाली बातें भी याद आने लगती है। तभी यहाँ पर जिन्बू की बहन जिना वहाँ पर आती है और आने के साथ ही वो जिन्बू के ऊपर चिल्लाने लगती है। वो उससे कहती है तुम ही हमेशा मार खाकर क्यों आते हो, लेकिन ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद जिन्बू बस स्माइल करता है। इसके बाद जिन्बू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो जिना बोलती है कि कौन सी स्क्रीन की बात कर रहे हो तुम। जिन्बू फिर जिना से पूछता है कि किसी गेम के अंदर अनरीड मैसेजेस को रीड कैसे करे। जिना इस पे सोचती है कि उसका भाई कैसी बातें कर रहा है, लेकिन तब भी वो उसे बताती है कि अनरीड मैसेजेस को पढ़ने के लिए सिंपली मैसेज बॉक्स पर क्लिक कर दो। और ये कहने के बाद जिना उस रूम से बाहर चली जाती है। उस रूम के बाहर जिना की फ्रेंड सॉन्गी उसका वेट कर रही थी। उस रूम में बैठे हुए जिन्बू सारे के सारे गेम के नोटिफिकेशंस को रीड कर रहा होता है, जैसे कि ये जो सिस्टम है वो प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है और अगर प्लेयर रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, लेकिन अगर वो रूल्स को फॉलो करता है तो उसे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जिन्बू यहाँ पर ये सारी की सारी बातें पढ़ता है, लेकिन उसको एक भी चीजें समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी जिन्बू यहाँ पर एक डेली क्वेस्ट को कंफर्म कर देता है। यहाँ पर वो देखता है कि इस क्वेस्ट के अंदर उसे 100 पुशअप्स मारने, 100 सिटअप्स करने, 100 स्क्वाट्स करने और 10 किलोमीटर तक भागना है। अगर वो इस टास्क को पूरा करने में फेल हो जाता है तो उसके ऊपर एक पेनल्टी लगेगी, लेकिन यहाँ पर जिन्बू हॉस्पिटलाइज्ड है और वो सोचता है कि ये सब कुछ मजाक है, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इनुकाय जो प्रेसिडेंट से फोन में बात करते हुए कहता है उस लड़के की कोई भी रीअवेकनिंग नहीं हुई है। तो प्रेसिडेंट कहता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन हम लकी हैं कि इस बार कोई डंजन ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन डंजन में हुआ इंसिडेंट अभी भी एक मिस्ट्री है। इसके बाद प्रेसिडेंट इनुकाय को इस इंसिडेंट को स्पेशल फाइल में डालने को
कहता है। अगला सीन होता है गिल्ड मास्टर मिस्टर चोई का, जहाँ पर वो चाहिन को बी रैंक के मिशन पर एज ए इंस्ट्रक्टर के तौर पे भेजना चाहता है, जिस पर चाहिन पूछती है कि ऐसा क्यों। तो मिस्टर चोई बताता है कि ये मिशन हमें ज्वाइन करने वाले लोगों के लिए एज अ टेस्ट मिशन होगा। इस पर चाहिन कहती है कि उसे एज ए इंस्ट्रक्टर खुद के ऊपर डाउट है। तो मिस्टर चोई कहता है कि वैसे तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जैसे तुम फाइट करते हो वैसे ही करना, जिससे कि बाकी लोग तुम्हें एज अ एग्जाम्पल देख पाए। मिस्टर चोई बताता है कि हंटर गिल्ड पूरे कंट्री के टॉप 5 गिल्ड में से एक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे चोई की गिल्ड की रैंक कुछ भी नहीं है, इसीलिए चोई चाहता है कि उसके हंटर ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोड के बीचों बीच एक डंजन का गेट खुलता है, जो कि बिल्कुल नया होता है। इस पोर्टल को देखने के बाद बाकी लोग सोचते हैं कि हंटर्स कब आएंगे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिनबू अपने बेड के ऊपर आराम से सो रहा होता है, और फिर स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है जिसपे लिखा होता है कि उसका डेली क्वेस्ट फेल हो चुका है। इसके बाद एक अर्थक्वेक आता है जिससे जिनबू अपनी बेड से गिर जाता है, और जैसे ही वो गिरता है वो देखता है कि वो एक डेजर्ट में है, और ये चीज देखने के बाद वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जिनबू को ये सारी चीजें एक सपना लग रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। ये मॉन्स्टर एक जाइंट डेजर्ट सेंटीपीड है, जिससे जिनबू को 4 घंटे तक सरवाइव करना है, और यही चीज है जिनबू की पहली पेनल्टी। और ये चीज देखते ही जिनबू की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में जब जिनबू की नर्सेज आके उसको देखती हैं तो जिनबू अपने बेड पर नहीं होता है। दूसरी तरफ जिनबू सेंटीपीड से बचकर भाग रहा होता है। वैसे यहाँ पर कोई एक सेंटीपीड नहीं है, जिनबू को यहाँ पर बहुत सारे सेंटीपीड दिखते हैं। जिनबू यहाँ पर भागते भागते ये सोच रहा होता है कि इतने सारे यहाँ पर सेंटीपीड कैसे हो सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनबू यहाँ पर 2 घंटे तक सरवाइव कर चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो नर्सेज होती है वो पूरे हॉस्पिटल में जिनबू को सर्च करती है, लेकिन उनको जिनबू कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनबू को बस 10 सेकंड तक और सरवाइव करना है, इसके बाद उसका ये सर्वाइवल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही सेंटीपीड जिनबू के ऊपर अटैक करने वाला होता है उसका टाइम पूरा हो जाता है, और जिनबू फिर से अपने हॉस्पिटल रूम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद उस स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है जिसपे लिखा होता है पेनल्टी क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ साथ उसे रिवॉर्ड एक्सेप्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। लेकिन जिनबू यहाँ पर इतना थक चुका है कि वो पहले ही बेहोश हो जाता है। अगला सीन होता है सुबह का। यहाँ पर वो अपनी बहन से बात कर रहा होता है, और बात पूरी होने पर वो रूम से बाहर निकल जाता है। अगला सीन होता है जूही का, जहाँ पर उसे एक मिशन के लिए बुलाया जा रहा है। जूही को बताया जाता है कि एक जगह पर डी रैंक का गेट ओपन हो चुका है, और बाकी के जो गिल्ड्स है वो थोड़ा बिजी है, इसीलिए उन्हें जूही की जरूरत है। लेकिन जूही यहाँ पर माफी मांगते हुए मना कर देती है, पर कॉल पर बात कर रहा आदमी उसे बताता है कि जिनबू को होश आ चुका है। ये सुनकर जूही खुश हो जाती है, और अगले सीन में वो जिनबू से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन जूही देखती है कि जिनबू नीचे ग्राउंड में रनिंग कर रहा है, और जूही की साइड में 2 नर्सेस खड़ी हैं जो ये बात कर रही होती है कि जो हंटर्स होते हैं वो नॉर्मल पीपल के मुकाबले जल्दी रिकवर होते हैं, लेकिन फिर भी जिनबू बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है खुद को शेप में लाने के लिए। उन नर्सेस की बात सुनकर जूही वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखता है कि जिनबू के सारे टास्क पूरे हो चुके हैं जो उसने पहले मिस कर दिए थे, और उसे ये रियलाइज होता है कि जो स्क्रीन उसे दिख रही है वो कोई उसकी इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियल है। फिर जिनबू यहाँ पर ये बताता है कि जब भी वो कोई भी क्वेस्ट पूरा करता है तो उसे 3 टाइप के रिवॉर्ड मिलते हैं। पहला रिवॉर्ड है फुल रिकवरी, जिससे उसकी एक्सरसाइज से की हुई थकान दूर हो जाती है। दूसरा रिवॉर्ड है पॉइंट्स, जिससे वो इन पॉइंट्स का यूज करके अपनी कोई भी एबिलिटी बढ़ा सकता है, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, एजिलिटी हो या स्पीड हो। यहाँ पर जिनबू जैसे जैसे इन एबिलिटीज को अपग्रेड करता रहेगा वो वैसे वैसे बहुत पावरफुल बनता जाएगा। जिनबू यहाँ पर बैठे बैठे ये सोच रहा होता है कि इन सब चीजों के आने के बाद उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बहुत चेंज हो चुकी है। जिनबू यहाँ पर बैठे बैठे ये बातें अपने आप से बोल रहा होता है, इसलिए आसपास के लोग उसको पागल समझते हैं। अगला सीन होता है उसके रूम का। जिनबू बताता है कि उसका जो फाइनल रिवॉर्ड होगा वो होगा रैंडम लूट बॉक्स, और जैसे ही वो अपना पहला लूट बॉक्स खोलता है उसको एक चाबी मिलती है, और उस चाबी की मदद से वो कोई भी डंजन के अंदर टेलीपोर्ट कर सकता है। अगले सीन में एक न्यूज चल रही होती है जिसमें यह बताया जाता है कि बहुत सारी जगह पर अलग अलग गेट्स ओपन हो रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में जिनबू अपनी मॉम के सामने बैठा हुआ है, और इसके बाद हमें 4 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक एक दिन जिनबू की मॉम बेहोश हो जाती है। डॉक्टर जिनबू को ये बताता है कि उसकी मॉम को इटर्नल स्लीप डिसीज है, जिसे फाइनल रेस्ट भी कहते हैं, और ये बीमारी तब से लोगों के अंदर पाई जा रही है जब से गेट ओपन होना शुरू हुए हैं। लेकिन ये बीमारी 10,000 में से किसी एक आदमी को ही होती है, और ऐसी भी एक थ्योरी है कि ये बीमारी तब भी लोगों को हो सकती है जब किसी इंसान के अंदर माइनर एक्सपोजर ज्यादा हो जाए। और अभी जो उसकी मॉम है वो अभी लाइफ सपोर्ट पर ही है। जिनबू अपनी मॉम के लिए सबसे पहले लेबर का काम करता है, लेकिन उसके बाद वो हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने की सोचता है, और वो हंटर एसोसिएशन ज्वाइन कर भी लेता है। और ये सारी की सारी बातें वो जिना को बताता है, तो जिना इस पर कहती है कि ये काम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर जिनबू कहता है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। जिनबू को यहाँ पर वो फ्लैशबैक्स भी आते हैं जहाँ
जहाँ पर वो मिशन के अंदर बहुत ज्यादा यूजलेस हुआ करता था। इसीलिए अब प्रेजेंट में जिन्बू अपने पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज कर रहा है। अगला सीन होता है एक स्टेशन का, जहाँ पर जिन्बू अपने टूल्स को लेकर डंजन के अंदर जाने को रेडी है। जिन्बू यहाँ पर उसी की को यूज करते हुए एक गेट को ओपन करता है और यहाँ पर उसकी स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर यह लिखा होता है कि वो एक इंस्टेंस डंजन के अंदर एंटर हो चुका है। इसके बाद वो गेट भी बंद हो जाता है जहाँ से जिन्बू ने एंट्री ली थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है, जिन्बू के साइड में से एक लड़की तुरंत ही पास करती है। जिन्बू यहाँ पर ये समझ जाता है कि उसके आसपास एक डायमेंशन बन चुका है। जिन्बू तब यहाँ से बाहर निकलने की सोचता है, लेकिन तभी उसको एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें यह लिखा होता है कि वो डंजन को एग्जिट नहीं कर सकता। अगर उसे वहां से बाहर निकलना है तो उसे टेलीपोर्ट स्टोन का यूज करना होगा या डंजन बॉस को हराना होगा। जिन्बू सोचता है कि ये काम उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन तब भी वो यहाँ पर उस डंजन के अंदर घुस जाता है और अंदर आते ही जिन्बू का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो होने लगता है और उसके सामने अचानक ही 3 गॉब्लिन आ जाते हैं। वो तीनों गॉब्लिन जिन्बू के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जिन्बू उनके हर अटैक को डॉज कर पा रहा है। यहाँ पर एक गॉब्लिन जिन्बू को लगभग हिट करने वाला होता है, लेकिन जिन्बू भी यहाँ पर मौका देखकर सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ वो उस गॉब्लिन को मार भी देता है और इसके बाद वो बाकी के बचे हुए 2 गॉब्लिन्स को भी मार देता है। और तब वहाँ पर जिन्बू को रियलाइज होता है कि वो अब थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन तभी जिन्बू के पीछे से एक वुल्फ टाइप का मॉन्स्टर आ जाता है। वो जिन्बू के ऊपर ऐसा अटैक करता है जिससे जिन्बू की तलवार टूट जाती है। यहाँ पर ये वुल्फ गॉब्लिन से ज्यादा पावरफुल होता है। वो वुल्फ जिन्बू के ऊपर बहुत ज्यादा फास्ट अटैक करता है। उस वुल्फ को देखकर जिन्बू के पैर भी नहीं हिल पा रहे थे और जिन्बू सोचता है कि क्या उसे डर लग रहा है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।